हेलो विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। मेरे चैनल निराला हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभाशीष आप सभी के लिए। अधिक से अधिक तरक्की करें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। हिंदी गद्य के विकास की बात चल रही थी और आज तीसरा क्लास है, ये थर्ड पार्ट है इसका, तीसरी कक्षा है। और आज हम बात करेंगे राजा लक्ष्मण सिंह के विषय में, क्योंकि इससे पूर्व जो क्लास थी उसमें हमने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो हैं उनके विषय में बात करी थी। और आज हम बात कर रहे हैं राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में। तो राजा लक्ष्मण सिंह जो हैं वो आगरा के निकट वजीरापुर नाम की एक जगह है, वहाँ पे 1826 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी इनकी 1896 ईस्वी में। 1861 में आगरा में प्रजा हितैषी पत्र निकाला इन्होंने। महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान रखें। 1861 ईस्वी में इन्होंने आगरा से प्रजा हितैषी जो समाचार पत्र था उसको निकाला। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के आव्याख्यान शाकुंतलम को शकुंतला नाटक शीर्षक से 1863 में उसका अनुवाद किया। विशेष बात है, इतना प्रभावशाली अनुवाद था ये कि शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इसे अपने गुटका में स्थान दिया। 1875 ईस्वी में फेडरिक पिनकार्ट साहब ने इन्हें इंग्लैंड में प्रकाशित कराया। इस अनुवाद को ICS के पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया। 1877 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के रघुवंशम का हिंदी में अनुवाद कराते हुए अपनी भाषा नीति के बारे में लिखा। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं, ऐसा इन्होंने कहा। 1881 ईस्वी में मेघदूत का अनुवाद इनके द्वारा किया गया। तो राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये दो लोग और महत्वपूर्ण भूमिका अदा की इन्होंने हिंदी गद्य के विकास में। कुछ और बातें हैं जो हिंदी गद्य के विकास के लिए बहुत आप महत्वपूर्ण मान सकते हैं। उन बातों को आपके सामने एक एक करके मैं रख रही हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात है, विलियम फेरे ने बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया। कलकत्ता बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 ईस्वी में हुई। आगरा बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 ईस्वी में हुई। मिर्ज़ापुर में पादरियों का आर्फेन प्रेस खोला गया। राजा राम मोहन राय ने वेदांत सूत्रों के भाष्यों का हिंदी में अनुवाद किया। 1835 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा नीति पारित हुई। 1837 ईस्वी में उर्दू दफ्तरों और अदालतों की भाषा बन गई। सर सैयद अहमद खान ने हिंदी को गंवारी बोली कहा। किसने कहा? ध्यान रखें, कई बार प्रश्न आता है कि हिंदी को गंवारी बोली किसने कहा, तो सर सैयद अहमद खान ने ऐसा कहा। इंपॉर्टेंट है, एक और अगला बिंदु जो आने वाला है महत्वपूर्ण है। सन 1900 में अदालत की भाषा हिंदी हो गई। उससे पहले उर्दू थी और अभी क्या हो गई? 1900 में हिंदी जो थी वो हो गई। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली हिंदी का झंडा उठाया। खड़ी बोली हिंदी आंदोलन शीर्षक से उन्होंने एक पुस्तक लिखी। पंडित गौरी दत्त मेरठ ने प्रचार प्रसार हेतु अपनी जायदाद बेच दी और सभी से जय नागरी बोलकर अभिवादन करना प्रारंभ कर दिया। मदन मोहन मालवीय ने अदालती लिपि और प्राइमरी शिक्षा शीर्षकें जो हैं लिखी। गारसा दत्तासी ने कहा था, यद्यपि मैं उर्दू का भारी पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को बोली कहना उचित नहीं। इस वक्त हिंदी की हैसियत भी एक बोली की सी रह गई है। तो इस तरह से उन्होंने कहा। इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। हिंदी के पक्षधर फेडरिक पिनकार्ट साहब ने आईने सौदागर नामक व्यापारी पत्र का इंग्लैंड में संपादन किया। दयानंद सरस्वती के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते थे। फेडरिक पिनकार्ट साहब ने बाल दीपक विक्टोरिया चरित नाम से पुस्तकों की रचना करी। तो ये कुछ और बातें हैं ऐसी जो महत्वपूर्ण हैं हिंदी नाटक के विषय में, आप ऐसा मान सकते हैं। और
सबसे पहले हम बात करेंगे, जब हम हिंदी गद्य के विकास की बात करें तो नाटकों के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले संस्कृत की नट धातु जो है उससे नाट्य शब्द का निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ होता है सात्विक भावों का अनुकरण। जिसका अर्थ होता है सात्विक भावों का अनुकरण। भरत मुनि जो है उनके अनुसार नाटक तीनों लोकों के भावों का अनुकरण है, ऐसा मानते हैं भरत मुनि। नाटक तीनों लोकों के भावों का अनुकरण है। भारतेंदु जी के अनुसार काव्य के सर्वगुण संपन्न प्रदर्शन को नाटक कहते हैं, ऐसा माना गया है। भरत मुनि जो हैं उन्होंने नाट्य शास्त्रम नामक अपने ग्रंथ में लिखा है काव्येषु नाटकम रम्य, काव्येषु नाटकम रम्य, ऐसा उन्होंने कहा है। धनंजय जो हैं उन्होंने 10 रूपकों के अंतर्गत नाटक को भी एक रूपक माना है। भरत मुनि जो हैं नाटक के 4 तत्व स्वीकार करते हैं। पहला है वस्तु, फिर है अभिनेता, फिर है रस, फिर है संगीत। तो 4 भागों में उसको बांटा गया है। यदि वस्तु की बात करें तो वस्तु को फिर 2 भागों में बांट दिया गया है। एक तो प्रख्यात तत्व है, एक है प्रमुखता। प्रख्यात तत्व को फिर 3 भागों में बांट दिया गया है, प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्रित। प्रमुखता को 2 भागों में बांटा गया है, आधिकारिक और प्रासंगिक। प्रासंगिक को फिर 3 भागों में बांट दिया गया है, पताका और प्रकृति। कथा वस्तु को 2 भागों में विभाजित किया गया है, प्रख्यात के आधार पर और प्रमुखता के आधार पर। प्रख्यात तत्व के आधार पर कथा वस्तु जो है उसको 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले प्रख्यात। पौराणिक या ऐतिहासिक कथानक जब रखे जाते हैं तो उसे प्रख्यात बोलते हैं। उत्पाद्य यानी कल्पना प्रसूत जब कथानक होता है, पूरी तरह से कल्पना पर आधारित होता है, तो उसको उत्पाद्य बोलते हैं। मिश्रित यानी कि इतिहास और कल्पना को जब जोड़ दिया जाए तो वो मिश्रित कहलाता है। प्रमुखता के आधार पर नाटक के कथानकों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसको एक को कहा जाता है आधिकारिक और दूसरे को प्रासंगिक। आधिकारिक का मतलब है कि मुख्य नाटक से जुड़ा हुआ, और प्रासंगिक का मतलब गौण पात्रों से संबंधित प्रसंगवश आई किसी कथा को आप इसके अंतर्गत रख सकते हैं। प्रासंगिक कथा को 2 उपभेदों में बांटा गया है। सबसे पहला है पताका, वह कथा जो नाटक के अंत तक चलती है उसे पताका बोलते हैं। प्रकृति, वह कथा जो नाटक के मध्य में प्रसंगवश चलकर समाप्त हो जाती है, उसको प्रकृति के नाम से जाना जाता है। नाटक के कथानक का विकास 5 कार्यावस्थाओं के माध्यम से होता है। सबसे पहला है प्रारंभ, इसमें नायक फल प्राप्ति की इच्छा करता है, यहाँ से प्रारंभ होता है। प्रयत्न, इसमें नायक फल प्राप्ति हेतु प्रयास करता है। तीसरा है प्रत्याशा, जितनी भी दुर्गमताएं आती हैं उनको दूर करके फल प्राप्ति की आशा पुनः प्राप्त होती है इसमें। फिर है नियताप्ति, फल प्राप्ति का निश्चय। और फलागम यानी कि फल की प्राप्ति। तो प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम। आप इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। पापा पानी फैल गया, पा से प्रारंभ, पा से प्रयत्न, पा से प्रत्याशा, नी से नियताप्ति और फ से फलागम। पापा पानी फैल गया, इसके माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। तो नाटक के विकास की 5 कार्यावस्थाओं की बात हमने करी अभी। यदि अर्थ प्रकृतियों की बात करें तो कथा वस्तु को फल प्राप्ति की ओर अग्रसर करने वाले चमत्कार युक्त अंश को ही किसके नाम से जाना जाता है? अर्थ प्रकृति के नाम से जाना जाता है। 5 प्रकार की होती हैं अर्थ प्रकृतियां: बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। सबसे पहले बात करेंगे बीज की। फल की इच्छा का उद्गम जो संक्षिप्त होता है इसे क्या बोलते हैं? बीज। बिंदु, फल का कथानक में पूर्णतः व्याप्त हो जाना बिंदु कहलाता है। पताका, मुख्य कथा के साथ अंत तक चलने वाली जो गौण पात्रों की प्रासंगिक कथा है उसे पताका बोलते हैं। प्रक्रिया, मुख्य कथा को गति प्रदान करना और नाटक के मध्य में समाप्त होने वाली अल्प कथा को प्रक्रिया कहते हैं। कार्य, फल प्राप्ति या इसके लिए समस्त प्रयोजन किया गया हो उसको क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। तो
इस तरह से नाटक के विषय में थोड़ी सी जानकारी। यदि नायक की बात करें तो नाटक जो है उनमें 5 प्रकार के जो नायक हैं वो देखने 4 प्रकार के जो नायक हैं वो देखने को मिलते हैं। धीर उदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीर उदात्त। तो इस तरह से 4 प्रकार के जो नायक हैं वो देखने को मिल जाते हैं। और नाटक में नायक की जो सहायता करने वाले मुख्य पात्र होते हैं उनको पीठ मद के नाम से जाना जाता है। तो ये नाटक के विषय में थोड़ी बहुत जो बेसिक जानकारी है वो। हिंदी नाटक का उद्भव विकास ये गद्य में हमारा पहला टॉपिक रहेगा। कल उसको प्रारंभ करेंगे। आज जो हमने बातें करी हैं तीसरी कक्षा में, आशा है कि आपके लिए वो काफ़ी लाभकारी रहेंगी और काफ़ी फ़ायदा आपको मिलेगा। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। ये बहुत ही आवश्यक है। इस काम को आप अवश्य करें। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।